नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। और आप कम से कम हर डिक्टेशन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपका स्टेन अच्छा हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद करने और इस संगठन से बाहर निकलने की धमकी दी। इस खबर को देख सुनकर मैं करीब 40 साल पहले के दिनों में लौट गया, जब अमेरिका से आए इसी तरह के एक खतरे से मेरा वास्ता पड़ा था। उस वक्त मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपनी सेवा दे रहा था। वह 1982 की मई थी, जब मैं विश्व स्वास्थ्य महासभा के सालाना सत्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनेवा गया था। उस समय संगठन के 160 के अधिक सदस्य देश बैठक में भाग ले रहे थे और 2 हफ्ते तक स्वास्थ्य व चिकित्सा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे। बैठक के मुख्य एजेंडे को 2 समितियों के अधीन कर दिया गया था, जिनके नाम A और B रखे गए थे। सन 1982 की उस विश्व स्वास्थ्य महासभा में मुझे सर्वसम्मति से बी समिति की अध्यक्षता सौंपी गई। जिनेवा में नियुक्त हमारे तत्कालीन राजदूत AP वेंकटेश्वरन ने इस घटना को भारत की कूटनीतिक जीत बताई, खासतौर से इसलिए क्योंकि इसके लिए अपने पक्ष में जनमत बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अन्य संगठन की तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी सदस्य देश स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर चर्चा करते हुए ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते ताकि उन्हें तत्कालिक राजनीतिक विवाद पर अपने विचार रखने का मौका मिल जाए। विश्व स्वास्थ्य महासभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मैंने अपनी समिति को सौंपी गई कार्यसूची को ध्यान से पढ़ा। न तो मुझे और न ही मेरे अनुभवी सचिवालय कर्मियों को यह एहसास हुआ कि सूची में कोई ऐसा मसला है जिससे विवाद होगा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा। वह दरअसल एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन यानी मसौदा प्रस्ताव था, जो अफ्रीकी अरब देशों के एक समूह द्वारा पेश किया गया था। उस प्रस्ताव में इजराइल के कब्जे वाले इलाके में फ़लस्तीनियों की खराब सेहत पर ध्यान देने की मांग की गई थी। प्रस्ताव पर विवाद होने का मुझे कतई अंदेशा नहीं था, क्योंकि इसी तरह के कई अन्य प्रस्ताव भी थे, जिनमें साइप्रस और लेबनान में शरणार्थियों और यमन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मदद करने की मांग की गई थी। जब यह एजेंडा सामने रखा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व महानिदेशक हाफडेन महलर उस समय मंच पर मेरे साथ थे। फ़लस्तीन के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को मैंने इसे पेश करने की अनुमति दी। अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा नोट में इस विषय से जुड़ी एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया था और फ़लस्तीन
मुक्ति संगठन इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय और फ़लस्तीनी शरणार्थियों को राहत देने के लिए बनी एक खास संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की रिपोर्टों का जिक्र था। प्रस्ताव में न सिर्फ कब्जे वाले क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की मांग की गई थी, बल्कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले के प्रस्ताव का भी संदर्भ दिया गया था। इससे पहले कि मैं इस विषय पर संबोधित करने के लिए अगले प्रतिनिधि को बुलाता, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख डॉक्टर जॉन ब्रायट वह कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे, तुरंत अपनी बात रखने की मांग करने लगे, जबकि आमतौर पर प्रस्ताव पेश करने वाले देश के सभी प्रतिनिधियों के संबोधन के बाद ही कोई अन्य सदस्य टिप्पणी करता है। ब्रायट को प्रस्ताव के एक हिस्से पर गंभीर आपत्ति थी। उनका मानना था कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इजराइल की सदस्यता से जुड़े अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस मामले पर यदि और चर्चा की गई तो उनका देश इसी समय अपनी आर्थिक सहायता रोक देगा और विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकल जाएगा। उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन का आधा बजट अमेरिकी इमदाद पर निर्भर था। जैसे ही ब्रायट ने अपनी बात पूरी की, इजराइल और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि खड़े होकर अमेरिकी रुख का समर्थन करने लगे। जवाब में फ़लस्तीन और कई अरब व अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि भी खड़े होकर फ़लस्तीन के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी, चूँकि बार बार अनुरोध के बावजूद शांति नहीं बन पा रही थी। इसलिए मैंने सत्र को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। महलर के साथ एक संक्षिप्त चर्चा करने के बाद मैं असेंबली हॉल में गया और अगले 1.5 घंटे तक उन तमाम प्रतिनिधियों से बात की जो इस विवाद में शामिल थे। बातचीत में मैंने पाया कि वे सहमति बनाने को तैयार नहीं हैं। मुझे लगा कि यदि स्थिति को यूं ही बेकाबू होने दिया जाए तो मेरी अध्यक्षता में विफलता का दाग लगेगा, साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। मंच पर वापस आकर मैंने घोषणा की कि मेल मिलाप का मेरा प्रयास जारी रहेगा और समिति अगली सुबह तय वक्त पर बैठेगी। अगले 12 घंटे तक मैंने दोनों पक्षों के प्रमुखों के साथ गंभीर विचार विमर्श किया और महासभा में शामिल कई ख्यात स्वास्थ्य मंत्रियों से भी मिला। देर शाम वहां पहुंचे फ़लस्तीन के सम्मानित नेता यासर अराफत से भी मैंने मुलाकात की। अरब, अफ्रीकी, इजरायली, अमेरिकी और अन्य तमाम संबंधित प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद मुझे उनके रुख को नरम करने में सफलता मिली। मूल प्रस्ताव को नए सिरे से तैयार करने पर मैंने उन्हें राजी कर लिया। अगली सुबह जब मैंने बैठक की शुरुआत की तब तक हॉल में शांति छा चुकी थी। मैंने पिछले दिन के अपने प्रयासों और मूल प्रस्ताव में किए गए बदलाव के बारे में संक्षिप्त में बताया। उसके बाद संशोधित प्रस्ताव पढ़ा और पूछा कि किसी को आपत्ति तो नहीं, कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ। लिहाजा मैंने प्रस्ताव के पारित होने की घोषणा की और अगले एजेंडा पर बात करने के लिए अपना गैवल बेंच को पीटने वाला हथौड़ा मारा। हम सभी ने राहत की सांस ली और इस तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन को बचा लिया गया। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।